Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in the class of statistical methods I'm going to discuss with you a very important topic and it is central limit theorem. And why it is important is because not only because the question would come from this topic in your examination बट बिकॉज यहाँ से आगे जो आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो पूरी तरह से सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे बेस्ड है. ठीक है, तो इस थ्योरम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है. हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस बारे में हम जानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. अब अगर हमारे को एक पॉपुलेशन डेटा मालूम है और उस पॉपुलेशन डेटा से हम सैंपल लेते हैं, पॉपुलेशन डेटा के बेसिस पे जब हम सैंपल फाइंड आउट करते हैं तो क्या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा या नॉर्मल नहीं होगा. नॉर्मली इस बात पे डिपेंड करना चाहिए कि क्या पॉपुलेशन डेटा भी नॉर्मल था या नहीं था. ठीक है, लेकिन सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर हम एक सफिशिएंटली लार्ज सैंपल लेते हैं, मैं सफिशिएंटली लार्ज को अभी आपके सामने डिफाइन भी कर दूंगा, फिलहाल के लिए इतना बोल रहा हूं, अगर हम सफिशिएंटली लार्ज सैंपल लेते हैं तब पॉपुलेशन नॉर्मल हो या पॉपुलेशन नॉर्मल ना हो, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही होगा. ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे कि जो हम सैंपल बना रहे हैं उस सैंपल का जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है या वो नॉर्मल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इसको जज करने का बहुत आसान तरीका सेंट्रल लिमिट थ्योरम ने क्या दिया, उसने कहा कि अगर हम एक सफिशिएंटली लार्ज सैंपल लेते हैं, इस सफिशिएंटली लार्ज के ऊपर मैं भी अंडरलाइन लगा रहा हूं, उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा. सॉरी, अगर हम एक सफिशिएंटली लार्ज सैंपल लेते हैं देन इन दैट केस even when population is normal or when population is not normal the sampling distribution will be normal. तो अगर हमने लार्ज सैंपल लिया है तो पॉपुलेशन नॉर्मल हो या पॉपुलेशन नॉर्मल ना हो, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा. ये बात रह गई कि लार्ज सैंपल को हम कैसे कहेंगे, क्या कैसे उसको डिफाइन करेंगे. अभी उसको डिफाइन करते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखिए जी. लेट x1 x2 अप टू xn. मान लीजिए हमने x1 से लेकर x1 से लेकर xn तक रैंडम सैंपल लिए. लेट x1 x2 अप टू xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन. इफ n is sufficiently large, यानी if n approaches to infinity, technically sufficiently large का मतलब यह है कि n approaches to infinity. If n is sufficiently large, the sampling distribution of sample mean x bar would be normal. With mean of x bar is equal to mu and variance of x bar is equal to sigma square by n. ठीक है, तो अगर n सफिशिएंटली लार्ज है तो इस सिचुएशन में जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीन का, हम ऐसा कह सकते हैं x बार फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर x बाय n कह लेते हैं. ठीक है, सिग्मा स्क्वायर x कह लीजिए इसको, क्योंकि x बार का आप बना रहे हो. क्लियर है बात इतनी? बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है कि अगर हम एक लार्ज सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल होगा. अब दूसरा सवाल होता है कि अगर आप लार्ज नहीं ले रहे तो फिर हमको नहीं पता. ठीक है, लेकिन यहां पर एक मैं आपको बात और लिखवा देता हूं, इसको नोट बना के लिख लीजिए. नोट ये है कि इफ द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो पॉपुलेशन की बात हो रही है, इफ द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल, अगर जो हमारा अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन है वह अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है, देन the distribution of x bar
distribution of x bar is normal even for smaller values of n. अगर हमारा जो अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन है यानी जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है, हमको मालूम है, तो उस सिचुएशन में एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा भले ही एन छोटा हो। तो ये एक जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया है, इस बात को याद रखिएगा, जब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जब हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल के टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे, मैं ये बात आपको वहाँ पर रिकॉल करवाऊँगा। ये देखिए, हम आगे जाके कई जगह z डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, कई जगह t डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, और बच्चे बार बार डाउट क्लास में आके पूछते हैं सर आप इसको, चलो इसको मैं अभी रोकता हूँ, पहले ये बताता हूँ कि n का क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद इसको आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एक थंब रूल है हमारे पास। थंब रूल ये है कि अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन हम ये मानते हैं कि हम लार्ज सैंपल की बात कर रहे हैं, देन इट इज़ लार्ज सैंपल, एंड फॉर लार्ज सैंपल वी कैन अप्लाई CLT। तो लार्ज सैंपल में CLT अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ n इज़ लेस देन 30, देन हम बात करें स्मॉल सैंपल की, और वहाँ पे हम CLT अप्लाई नहीं करते फिर। ठीक है, तो अब वापस आता हूँ जो मैं बोल रहा था उस समय, कि जब n ग्रेटर देन 30 है तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया, n मोर देन 30 है तो x बार जो है वो आपका CLT x बार जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि देखिए डेफिनेशन कहती है n शुड बी सफिशिएंटली लार्ज। टेक्निकली n गोज टू इन्फिनिटी, अब इन्फिनिट तो सैंपल हम लेते नहीं है, तो हमने एक थंब रूल बना लिया कि अगर n मोर देन 30 है, अगर n की वैल्यू 30 या 30 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल ही होगा, हम उसको नॉर्मल कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका n लेस देन 30 है, उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन जो सैंपल का बनेगा वो नॉर्मल नहीं होगा। तो यानी जब n 30 से बड़ा है तो हम CLT आराम से लगा सकते हैं। अब मैं आपको जो बोल रहा था, जहाँ मैं रुका और ये बात लिखने बैठ गया, वो ये बोल रहा था जब आगे जाके हम कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ रहे होंगे, वहाँ कई बार बच्चे डाउट क्लास में आकर या व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं या कॉल करके पूछते हैं सर हमको याद है जब आपने CLT पढ़ाया था तो आपने कहा था कि n मोर देन 30 पे CLT लगेगा, यहाँ पे तो n की वैल्यू 12 थी, आपने CLT लगा दिया, आपने z डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर लिया, यहाँ तो t होना चाहिए था। अभी आप z और t का फ़र्क नहीं जानते, आगे जाके जान जाएंगे, लेकिन ये जान लो जहाँ CLT लग रहा है वहाँ z यूज़ करते हैं, जहाँ नहीं लग रहा वहाँ t यूज़ करते हैं, फिलहाल कितना जान लो। तो बच्चे बोलते हैं सर n तो यहाँ पे 30 से छोटा है, आपने थंब रूल दिया था कि n 30 से बड़ा होगा तो CLT लगाना, यहां पर तो n 30 से छोटा था, आपने फिर भी लगा दिया, z डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लिया, ऐसा आपने क्यों किया? उस समय मैं आपको ये नोट पे वापस लेकर आऊंगा। ऐसा तब करेंगे हम अगर क्वेश्चन ये कह दे आपको कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। तो मैंने नोट लिखवाया आपको यहां पे अभी क्या, कि अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है तो n की वैल्यू फिर वहां पे मायने नहीं रखती कि n लार्ज है या स्मॉल है, CLT लगा दो, z डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लो, घबराओ नहीं। ये बात इसलिए मैंने बोला आपको कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके बहुत काम का है, यहां से आगे बार बार यूज होगा। आप जब इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे बार बार रिकॉल करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर n मोर देन 30 है या 30 है, 30 या मोर देन 30, कुछ बुक्स 25 पे भी ले लेती हैं, वो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। चलिए हम 30 थंब रूल लेके चल रहे हैं क्योंकि हम JL डेवोर फॉलो कर रहे हैं, वो 30 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ बुक्स 25 पे भी मान जाती हैं, वो देखिए सब ऑथर्स की अपनी अपना व्यू पॉइंट है। तो अगर n 30 या 30 से बड़ा है तो हम मान लेते हैं लार्ज सैंपल है, वहां पे CLT लगा देंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है तो सैंपल साइज को देखेंगे ही नहीं, सीधा CLT लगा देंगे। क्लियर होगी बात? इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात याद रखिएगा। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस पे लेकर जाऊंगा। देखिए, आप ये जानते हैं कि जैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप इस बात को जानते हैं। अब तक आप क्या पढ़ के आए थे? अब तक आप पढ़ के आए थे z इज xi माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये करते थे। मगर CLT में क्या करेंगे? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xi, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार i, z क्या होगा?
z होगा x बार i माइनस ई एक्स बार आई। ई एक्स बार आई क्या है सर, मैं बता चुका हूं आपको, e ऑफ x बार आई है म्यू, तो यहाँ म्यू की जगह म्यू ही रहेगा, ई एक्स बार आई यानी म्यू अपॉन x बार आई का लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड एरर। अगर वेरिएंस इसका जो है, ये लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो आप जानते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार क्या होगा, वो होगा सिग्मा डिवाइड बाय रूट अंडर n, ठीक है। सिग्मा ना गिवन हो तो आप ऐसे लेंगे, सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट n, जहां पे सिग्मा गिवन नहीं होगा और लार्ज सैंपल है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है s, तो वहां s ले लेंगे, ठीक है। तो ये z की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर हमें मालूम करना है f z लेस देन a, तो फिर आप ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो भी a की वैल्यू आ रही है आपके पास, उससे लेस देन चाहिए, तो कैसे निकालते हैं, फाई ऑफ a। और अगर आपको चाहिए f z मोर देन a, तो क्या करते हैं, 1 माइनस फाई ऑफ a। ये सब वही रहेगा जो आप पहले पढ़कर आए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। क्लियर है बात। एक बात और बता दो यहाँ पे, अगर हमने जो सैम्पलिंग की है वो विद रिप्लेसमेंट की है, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय रूट एन। अगर हमने सैम्पलिंग की है विद रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग, ये मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, लास्ट लेक्चर में डिटेल में आपको बात में समझा चुका हूं ये। और अगर हमने की है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या होता है, सिग्मा बाय रूट एन इंटू अंडर रूट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये कैपिटल एन है, उसके बाद ये स्मॉल है, नीचे कैपिटल एन है, -1। ओके, तो क्वेश्चन में कई बार ये एक छोटा सा एक इशू रहेगा कि आपको ध्यान रखना होगा सैम्पलिंग कैसे किया आपने। अब कुछ क्वेश्चंस पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए ये सब बातें मैं आपको वैसे लास्ट क्लास में एक बार बता देता हूँ। देखिए लास्ट फॉर्मूला शीट में भी आपके पास यहाँ पे सब कुछ है, और लास्ट क्लास में मैं आपको बता भी चुका हूँ इस बात को, ठीक है। ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। अगर विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला है, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला है, ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है हमारे साथ। तो अभी मैं CLT पर रहता हूँ, अभी इसके क्वेश्चन भी किए थे मगर अभी CLT पर ही रहता हूँ। तो CLT पे अब देखिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ये सब नोट्स आपको मिलने वाले हैं, नोट्स आपके पास PDF रहेगा ही। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले, देखिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, विद रिप्लेसमेंट भी है, विदाउट भी है। कह रहे हैं देखिए क्या आपको, द वेट ऑफ 3000 पर्सन्स वर्किंग इन ए फैक्ट्री इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जब क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो पॉपुलेशन है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान दीजिएगा, अब सैंपल साइज कुछ भी हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब क्वेश्चन ने बोल दिया कि पॉपुलेशन नॉर्मल है तो सैंपल साइज को नहीं देखना, नोट लिखवाया था मैंने आपको अभी, तो अब मैं सैंपल साइज की परवाह नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं सैंपल साइज को देखता, ठीक है। अभी आप टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जानते, आगे जाके पढ़ेंगे, अगर स्मॉल सैंपल होगा वहां पे टी यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं टी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल हम वही क्वेश्चन करेंगे CLT के अंदर जहां पे दोनों में से एक बात जरूर हो रही होगी, या तो पॉपुलेशन नॉर्मल होगी या सैंपल साइज 30 या 30 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है वेट ऑफ 3000 पर्सन्स वर्किंग इन ए फैक्ट्री इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए मीन वेट ऑफ 68, तो म्यू 68 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3, और आपके पास यहां पर सिग्मा है 3। इफ 80 सैंपल्स कंसिस्टिंग ऑफ 25 स्टूडेंट्स ईच आर ऑब्टेन्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहां बच्चे अक्सर अटक जाते हैं। सैंपल साइज 80 नहीं है, सैंपल साइज 25 है। 25 के आपने 80 बार सैंपल लिए हैं, तो इस 80 का मेरे लिए, इस 80 का मेरे लिए कुछ मतलब नहीं है, कुछ काम करनी है मेरे लिए। कितनी बार मैं सैंपलिंग कर रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सैंपल में कितनी वैल्यूज हैं 25, वो मेरे काम की बात है। एंड यहां पे क्या है 25, तो सैंपल साइज 25 है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिजल्टिंग सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स इफ सैंपलिंग वर डन विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहां पे सिर्फ आपसे एक्स बार का मीन और स्टैंडर्ड एरर पूछ रहा है, ठीक है। ओके, तो देखिए ये 3000 क्या है सर, ये 3000 है मेरे पास पॉपुलेशन साइज, कैपिटल एन यहां पे गिवन है मुझे, n इज इक्वल टू 3000, और मुझे म्यू गिवन है 68, और मुझे सिग्मा गिवन है 3, स्मॉल n गिवन है 25, जहां तक मेरे को याददाश्त मेरी काम करे, मैंने लिख दिया नंबर्स।
हाँ जी, म्यू 68 है, सिग्मा 3 है और स्मॉल n 25 है। वो बोल रहा है आपको बताना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इफ सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले बात करते हैं विद रिप्लेसमेंट की। व्हेन सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट, तो उस केस में ई ऑफ एक्स बार क्या है? ई ऑफ एक्स बार है म्यू, यानी कि 68, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या है? वो है सिग्मा बाय रूट अंडर एन। सिग्मा बाय रूट अंडर एन, सिग्मा है 3 और एन है 25, 3 बाय रूट 25 यानी 3 डिवाइड बाय 5, 0.6 आता है जी। ठीक है। दूसरी बात बोल रहे हैं व्हेन सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हेन सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ई ऑफ एक्स बार होगा तब भी म्यू होगा। ई ऑफ एक्स बार पे फर्क नहीं पड़ता कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हुई है या विदाउट रिप्लेसमेंट हुई है, तब भी 68 ही रहेगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार है वो अब कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सिग्मा बाय रूट अंडर स्मॉल एन इंटू बिग रूट अंडर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस 1, यानी ये था 3 बाय रूट 25 इंटू स्क्वायर रूट 8000 माइनस 25 डिवाइड बाय 8000 माइनस 1, तो 3/5 तो वही आ जाएगा 0.6 इंटू, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, मैं स्क्रीन पे खोलना भूल गया हूँ, मैं अलग से यूज़ कर रहा हूँ। तो 8000 माइनस 25 ये आता है जी मेरे पास 7975 डिवाइड बाय 7999 इसका स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो इसका ये देखिए 7975 डिवाइड बाय 7999 यार 0.99699 ऐसे है, 0.6 इंटू रूट अंडर 0.9969999 0.0997 कर लेता हूँ। मैं एक आपको यहाँ एडवाइस देना चाहता हूँ, मुफ्त की है, ले लीजिए। एडवाइस ये है कि जब अप्रॉक्सीमेशन करना हो तो आप कम से कम 3 या 4 प्लेस तक लेकर जाइए, फिर अप्रॉक्सीमेट कीजिए। बीच में फर्स्ट डिजिट पे या सेकंड में मत रुक जाइए। जब फाइनल रिजल्ट पे जाएं, जब लास्ट रिजल्ट है, इसके आगे कुछ और नहीं करना है, तब रुक जाइए आप फर्स्ट सेकंड प्लेस पे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के बीच में है कहीं पर, तो आप मत रुकिए, आप आगे तक जाइए। ठीक है। अब मुझे इसका निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 0.997, ये मेरे पास आ रहा है 0.998498 जो भी आ रहा है, बहुत लंबा नंबर है, 0.99849 कह लीजिए, इंटू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 ये आता है 0.599 0.599। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड एरर। यहां पे देखिए मैंने अभी सिर्फ इतना किया है कि एक्स बार का मीन निकाला है और एक्स बार का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं करा। पहले क्वेश्चन में यहीं करके रुक गया। मैं आपको यह सिखाना चाह रहा था पहले क्वेश्चन में कि अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है तो क्या करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्या करना है। अब मैं मान के चलूंगा, आप इस बात को याद रखेंगे और क्वेश्चन में जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब आगे चलते हैं, अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यही है, उसमें वैल्यूज निकालने को बोल रहा है। चलिए सेकंड कर डालता हूं मैं फिर भी, क्योंकि सेकंड में डेटा यही यूज होगा, सब कुछ सेम है। देखो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल यही है। 3000 मेल स्टूडेंट्स हैं, मीन 68 है, सैनिटेशन 3 है, 80 सैंपल्स ने 25 के सैम्पलिंग हुई है विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यानी सब कुछ यही रहेगा। इन हाउ मैनी, ये काम अब यहाँ पे CLT हम यहाँ लगाते हैं ये वैल्यूज निकालने के लिए। इन हाउ मेनी केसेज अबव वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड मीन बिटवीन 66.8 इंचेस एंड 68.3 इंचेस। तो कितनी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पर मीन 66.8 से 68.3 के बीच में आएगा। दोनों में करना है, विद में भी विदाउट में भी। मैं कोई एक करके दिखा रहा हूं आपको, विद वाला कर दूं। तो देखिए विद वाले में आपको पता है कि ई एक्स बार क्या है, ई एक्स बार है 68 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार जो कि सिग्मा बाय रूट एन आया था आपका, वो आ रहा था 0.6, वो हम पहले कर चुके हैं।
आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी एक्स बार इज ग्रेटर देन 66.8 लेस देन कितना था 68.3 68.3। तो पहले हमको z की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग। तो फॉर x बार इक्वल टू 66.8 z क्या होगा, z होगा x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार है 66.8, म्यू आपको पता है 68 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर है 0.6। तो दिस इज माइनस 1.2 डिवाइड बाय 0.6, सो इट इज -2। इसी तरह से फॉर x बार इज इक्वल टू 68.3, z क्या होगा x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। तो 68.3 माइनस 68 डिवाइड बाय 0.6, तो 0.3 बाय 0.6 आ गया 0.5। तो जब मुझे चाहिए नाउ फॉर p x बार ग्रेटर देन 66.8 लेस देन 68.3 वी हैव f z ग्रेटर देन -2 लेस देन 0.5। और ये बात देखिए नॉर्मल में आप पढ़कर आते हैं पहले से मेरे साथ कि अगर आपको मालूम करना है f z मोर देन a लेस देन b तो वो क्या होता है phi ऑफ b माइनस phi ऑफ a। ठीक है, ये वैल्यू आप जानते हैं पहले से। तो क्या करेंगे यहाँ पे phi 0.5 माइनस phi -2। अब ये वैल्यूज आपको टेबल से निकालनी होती हैं, तो टेबल खोलते हैं जी आपके लिए। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल खोल लेते हैं। पहले हमको चाहिए 0.5, तो 0.5 अंडर 0 ये वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी, ये वैल्यू आ रही है 0.69146 0.69146 0.69146 -5 -2 चाहिए, तो -2 के लिए पीछे जाना पड़ेगा लास्ट टेबल पे जो नेगेटिव वाली थी। तो -2 अंडर 0 कितना आ रहा है जी, -2 अंडर 0 आ रही है ये वैल्यू 0.02275 0.02275। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए इसको देखिए दोनों को, ये वैल्यू आपके पास है 0.69146 माइनस 0.02275, यार आपके पास 0.66871 0.66871। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि x बार जो है वो 66.8 से 68.3 के बीच में लाई करेगा उस सैंपल के लिए जिसका साइज 25 है, उस पॉपुलेशन में से जिसका मीन 68 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है और पॉपुलेशन नॉर्मल है। देखिए यहां स्मॉल सैंपल था बेसिकली, वैसे तो N25 है, CLT नहीं लगाता मैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि पॉपुलेशन नॉर्मल है तो CLT लगा दी। ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए नोट लिखवाया था मैंने आपको वहां पे, राइट। आगे देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी मेरा पर्पस आपको सिर्फ ये सिखाने का है CLT अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, फिर ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग जो रीसेंट एग्जाम के क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और जो आपकी रीडिंग के क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं ये करता हूँ आपके लिए, पहले क्वेश्चन नंबर 6 करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए 6 में कह रहा है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 81, तो सैंपल साइज 81 है, लार्ज सैंपल है सर, मोर देन 30 है, चिंता खत्म, CLT लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। इज टेकन फ्रॉम इनफाइनाइट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, n गोज टू कैपिटल N गोज टू इन्फिनिटी है, विद मीन म्यू 128, सिग्मा 6.3, व्हाट इज with what probability we can we assert that the value of x bar will not fall between 126.6 and 129.4? इनके बीच में लाई नहीं करेगी, इनके बीच में लाई करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल के 1 में से माइनस कर दो, एक तरीका। दूसरा तरीका 126.6 से कम के लिए निकाल दो, प्लस 129.4 से ज़्यादा की निकाल दो। अब वो आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। जब क्वेश्चन कैरेंट के बीच में लाई नहीं करेगी तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में लाई करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दीजिए,
या फिर देखिए ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई नहीं करेगी कह रहे हैं, बीच में लाई करेगी, ये निकाल के 1 में से माइनस कर दो, या फिर स्मॉलर वैल्यू से लेस वैल्यू और लार्जर से ग्रेटर वैल्यू निकाल के दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दीजिए। अब वो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे पास यहाँ पे म्यू है 128, सिग्मा है 6.3, म्यू इज 128, सिग्मा इज 6.3, एन इज 81। तो मेरे पास यहां पर ई ऑफ एक्स बार होगा कितना, म्यू यानी 128, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार होगा, देखिए अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट होती है ना तो उसमें सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो भले ही विदाउट रिप्लेसमेंट हो, फॉर्मूला यही रहता है जब एन गोस टू इन्फिनिटी होता है। तो ये सब मैं लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो सिग्मा बाय रूट एन यानी कि 6.3 डिवाइड बाय 81 अंडर रूट में 6.3 डिवाइड बाय 9, ठीक है, तो 0.7 तो ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। क्वेश्चन ये आपसे जानना चाहता है कि आपको प्रॉपर्टी बतानी जहां पर एक्स बार की वैल्यू 126.6 और 129.84 के बीच में ना लाया करती हो। पहले 126.6 देखते हैं। फॉर एक्स बार इज इक्वल टू 126.6, जेड क्या होगा, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा बाय रूट एन। आप नीचे सिग्मा बाय रूट एन लिखिए या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लिखिए, वो आपकी चॉइस है। एक्स बार है 126.6, म्यू है 128 डिवाइड बाय 0.7, तो आ रहा है -1.4 डिवाइड बाय 0.7 यानी कि -2। और दूसरी वैल्यू क्या है फॉर एक्स बार, सेकेंड वैल्यू भूल गया मैं क्या थी, 129.4। फॉर एक्स बार इज इक्वल टू 129.4, जेड क्या होगा, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा बाय अंडर रूट एन यानी कि 129.4 माइनस 128 डिवाइड बाय 0.7, तो ये आ जाएगा आपका 2। मैं क्या करने लगा हूं, पहले इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालूंगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा प्रॉपर्टी निकाल के 1 में से माइनस कर दूंगा। मैं आपको वैसे दोनों रास्ते बोल चुका हूं, जो आपको जो पसंद आए वैसे कर सकते हैं। फॉर प्रोबेबिलिटी एक्स बार ग्रेटर देन क्या था छोटा नंबर 126.6 टू 129.4, वी हैव एफ z ग्रेटर देन -2 लेस देन 2 यानी फाई ऑफ 2 माइनस फाई ऑफ -2। अब टेबल से निकालनी है वैल्यू। फाई ऑफ 2 कितना आ रहा है सर, -2 तो पहले निकाल रखा मैंने। फाई ऑफ 2 आ रहा है मेरे पास 0.9775 0.9725 माइनस 5 -2 लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था 0.02275 0.02275 5 ओके 4 5 और ये 9 0.9545 0.9545 इस बात की प्रोबेबिलिटी के बीच में लाई करेगा। आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स बार लाइंग बिटवीन 126.6 टू 129.4 यानी 1 माइनस 0.9545 5 5 4 0.0455। ठीक है, काम आसान है। देखिए आपकी चॉइस है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। जो आप चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आप 5 लेस देन -2 और 5 मोर देन 2 निकालेंगे, दोनों यही वैल्यूज आ रही होंगी और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी आंसर यही आएगा। तो आपकी चॉइस है। ओके जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो आया था मुझे अभी रिसेंटली, जो एग्जाम में आया, रिसेंटली काफ़ी समय हो गया अब तो, खैर 2012। ठीक है, कैसे वक्त बीत जाता है। 2012 2023 आ गया और 2012 में क्वेश्चन आया था। ओके, टाइम फ्लाइज।
क्वेश्चन कह रहा है देखिए आपको, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट कस्टमर स्पेंड्स वेटिंग एट एन एयरपोर्ट चेक इन काउंटर इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। अंडरलाइन करता हूँ मैं इसको, देखिए, और थैंक यू बोलता हूँ क्वेश्चन को, चिंता से मुक्त कर दिया उसने मुझे। मैं इजीली सेंट्रल लिमिट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि उसने बोल दिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉपुलेशन का नॉर्मल है, और इसका मीन है 8.2, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.6। सपोज अ रैंडम सैंपल ऑफ 49 कस्टमर्स इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ तो दोनों बातें सेटिस्फाई होंगी, पॉपुलेशन भी नॉर्मल है, सैंपल भी लार्ज है, तो कोई टेंशन ही नहीं यहाँ पे। तो जो एग्जामिनर ने जिसने क्वेश्चन बनाया होगा वो बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता होगा, वो तो काइंड हार्टेड प्रोफेसर्स होते हैं कुछ, तो उसने कहा क्यों परेशान करना, दोनों बातें लिख दो, किसी को एक बात याद होगी तो क्वेश्चन कर लेगा वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग इन लाइन फॉर दोज कस्टमर्स इज लेस देन दिस, बिटवीन दिस, वुड द आंसर टू फर्स्ट एंड सेकेंड चेंज इफ इट वॉज नॉट गिवन दैट वेटिंग टाइम इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सप्लेन। थोड़ा सा लेस काइंडनेस दिखाते हुए जो उन्होंने लिबर्टी दी थोड़ी सी खींचते हुए वापस, अब आपको याद करा रहे हैं कि आपको धीरज सर ने नोट लिखवाया था, याद है? नहीं याद है? याद करके आओ। चलिए थर्ड पार्ट पे आता हूँ मैं अभी, पहले फर्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ देखिए आपको म्यू पता है 8.2 और सिग्मा पता है 1.6। म्यू इज 8.2, सिग्मा इज 1.6, एन इज 49। अब देखिए क्योंकि उसने एन आपको लार्ज सैंपल दिया है तो हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात से कोई भी फिर। तो ई ऑफ एक्स बार होगा ई ऑफ एक्स बार होगा म्यू विच इज 8.2 एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार होगा सिग्मा बाय रूट अंडर एन विच इज 1.6 डिवाइड बाय रूट 49, 1.6 डिवाइड बाय 7। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि इजीली कैंसिल तो हो नहीं रहा है ये। 1.6 डिवाइड बाय 7 करने पर आता है 0.22857, 0.22857 है, मैं 86 कर लेता हूँ, 4 डिजिट के बाद 4th डिजिट को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? ये बात याद रखिएगा कि आप भी 4th डिजिट को ही जाके राउंड ऑफ करें, ओके? इससे आपसे मतलब आपके आंसर में जो एक जो डेविएशन आता है, जो वेरिएशन आता है, बहुत मिनिमम रहेगा वो, ठीक है? ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा मुझसे जी? क्वेश्चन कह रहा है कि लेस देन 7.8 मिनट्स, ओके। फर्स्ट पार्ट में फॉर एक्स बार इज इक्वल टू 7.8, जेड क्या होगा? एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन। एक्स बार है 7.8 और म्यू है 8.2 डिवाइड बाय 0.2286, तो माइनस 0.4 डिवाइड बाय 0.2286, तो z की वैल्यू आती है मेरे पास कितनी? 0.4 डिवाइड बाय 0.2286 यार है 1.749। मैं इसको 1.75 कर लूँगा, इसलिए करूँगा 1.75 यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल की टेबल मेरे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक की वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं, इसलिए मेरे को यहाँ पर 2 डिजिट पर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये ऐसे आ रहा है 1.74978, मैं इसको 1.75 ले रहा हूँ, नेगेटिव साइन तो ऑब्वियसली है। आई नीड प्रोबेबिलिटी एक्स बार लेस देन 7.8 यानी एफ जेड लेस देन माइनस 1.75, दिस मीन्स फाई ऑफ माइनस 1.75। टेबल पे चलते हैं, माइनस 1.75 क्या आ रहा है जी? माइनस 1.7 अंडर 5, 1.7 अंडर 5, 1.7 अंडर 5, ये वैल्यू आ रही है 1.7 की रो में, 5 के कॉलम में वैल्यू आ रही है 0.04006, 0.04006, ओके। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है आपको? सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी लाइंग बिटवीन वेटिंग टाइम लाइंग बिटवीन 8 to 8.5 मिनट्स। तो फॉर एक्स बार इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन। ये देखिए फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी में गड़बड़ मत कीजिएगा, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। तो 8 माइनस म्यू कितना है? म्यू मेरे पास है 8.2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर आ रहा है 0.2286, 0.2286,
माइनस 0.2 अपॉन 0.2286, तो इसको भी मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेटर पे, कैलकुलेट 0.2 डिवाइड बाय 0.2286, यार है 0.8748, तो माइनस 0.87 पे रुक जाऊंगा मैं, क्योंकि मजबूरी है कि नॉर्मल मेरे पास दो ही वैल्यूज़ हैं डेसिमल के बाद, तो वहाँ रुकना पड़ेगा। 874 था तो इसलिए मैं 87 पे रुक गया, और दूसरी वैल्यू थी फॉर एक्स बार इज इक्वल टू 8.5, ओके, फॉर एक्स बार इज इक्वल टू 8.5, जेड क्या होगा, जेड होगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा बाय रूट एन, यानी 8.5 माइनस 8.2 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.3 बाय डिवाइड 0.2286, ठीक है, 0.2286, तो कितना आ रहा है जी, ये आ रहा है कैलकुलेटर भाई साहब आ जाइए सामने, 0.3 डिवाइड बाय 0.2286, इट कम्स आउट टू 1.3123, 1.31. Now what do I need? Required probability is probability x bar lying between 8 to 8.5, means area z lying between minus 0.87 to 1.31, means phi of 1.31 minus phi of minus 0.87. So phi 1.31 टेबल पे चलते हैं सर, 1.3 under 1, 1.3 under 1 comes out to 0.90490, 0.90490 minus 0.87, 0.8 अंडर 7, देखिए 7 जो है ना, ऐसे देखिए वहाँ से थर्ड लास्ट है, तो माइनस 0.8 अंडर 7 जो है ये वैल्यू है थर्ड लास्ट 8 के माइनस 0.8 के रो में 0.19215, 0.19215, so it comes out to how much, यार है 0.90490 माइनस 0.19215, 0.71275. अब क्योंकि एक ही डिजिट बची है तो क्या राउंड ऑफ करना, पूरा लिख डालते हैं, 0.71275 is the probability, means almost 71% is the chance that the value of x bar would lie between 8 to 8.5. अब जो लास्ट पार्ट उसने पूछा हमसे, वो कह रहा है कि would the answer to first and second change if it was not given that the waiting time is normally distributed? The answer is no, because in the given situation sample is large sample. As a thumb rule we consider samples, ये सब लिखना आपको पड़ेगा, आंसर लिखेंगे no, because in the present situation the sample is large sample. As a thumb rule any sample size more than 30 is considered as large sample. In the present case the sample size is greater than 30, so it is a large sample. Hence even though population is not normal, sampling distribution of mean would be normal due to central limit theorem. ठीक है, क्लियर है बात? तो देखिए बात बहुत आसान है, आपको कंडीशन यहां पे है कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, वो आता है तो ये भी आ जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, देखिए कोई बच्चे मुझसे पूछते हैं, एक बहुत बेसिक बात, देखिए बच्चे तो कुछ ही पूछेंगे, पूछते हैं सर ये कई बार समझ नहीं आता कि क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है या CLT का है, आपको पता है? मालूम है आपको? अभी तक की बात में क्या समझे, यहां पर CLT में क्या है, आपको सैंपल गिवन होगा, हम किस बात से शुरू कर रहे हैं, फॉर सफिशिएंटली लार्ज सैंपल, यहां सैंपल गिवन होगा कि हमने एक सैंपल लिया है, जहां वो बोल दे कि हमने एक सैंपल लिया है और फिर आपसे, और यहां पे प्रोबेबिलिटी मीन की पूछेगा आपसे, एक्स की नहीं पूछेगा, प्रोबेबिलिटी किसी पूछेगा, एवरेज की, मीन की। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है, आपको एक सैंपल गिवन होगा एक तो यहां पर आपको, और दूसरा आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो एक्स बार की पूछ रहा होगा कि एक्स बार इससे ज़्यादा है या इससे कम है या इन दो टर्म्स के बीच में लाई करता है, तो वहां पर हमको CLT लगाना होता है। ठीक है, अपने आप में काम बहुत आसान है सर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से आगे चलते समय, जब आगे हम लोग, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल में
या जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इस बात को याद कराऊंगा कि बेटे याद करो उस समय बताया था कि कब आपको जेड CLT लगना है, मतलब आपको जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, और CLT नहीं लगेगी वहाँ पे तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। ये वहाँ की बात है, खैर वहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ बात में जब बोलूँगा तो आप वापस यहाँ पर आकर फिर एक बार रिविजिट कर सकते हैं, हाँ ये बात सर ने बोली थी इस समय। ठीक है जी, काम आसान है। अभी यहाँ तक रुकते हैं, फिर ये जो क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में आए हैं 2018, 19, 2020, ये सब क्वेश्चन जो आ रखे हैं, ये सब क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे इनको। और इसके बाद फिर जो आपकी रीडिंग का क्वेश्चन है वो भी करेंगे डिस्कस आपके साथ। होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी आपके मन में है, कोई बात समझ नहीं आई है, कुछ पूछना चाहते हैं तो डाउट सेशन में आइए और डाउट सेशन में आके डिस्कस कीजिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।